ये बात तो स्पष्ट है कि वो जहर या तो तुमने मिलाया होगा माया, या फिर तुमने मिहिका। वो तुम ही हो जिसने जहर मिलाया था शराब में। भंडारी मामा का कत्ल माया ने किया है। केडी पाठक को हराया किसने? मैंने। लेकिन क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केस बंद हुआ है, समाप्त नहीं। मैंने अपने भाई का कत्ल किया। ये कैसा मजाक कर रही है? क्योंकि माया और मिहिका की माताजी का तो वर्षों पहले स्वर्गवास हो गया। एक तरह से तो ये सच ही है ना, जो औरत अपनी बेटियों को एक भेड़िए के हवाले बेसहारा छोड़कर चली गई, उसकी जिंदगी मौत से बदतर नहीं होगी तो और क्या हो सकती है कि? मैं 21 साल की बिन ब्याही माँ थी। मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, पर उनकी वो दशा देखकर मैं घबरा गई। जिंदगी और समाज का सामना करने का मुझ में साहस नहीं था, और उन दोनों बच्चियों को छोड़कर मैं भाग गई। और लोगों को लगा कि मैं मर गई। तो फिर इतने सालों बाद अचानक लौटने की वजह? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपने बच्चियों को कई सालों पहले से ही मिलना चाहती थी, मगर समाज की नजरों से मैं अपने आप को छुपाकर अपनी बेटियों को देखा करती थी। और तब मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने अपनी बच्चियों को किस नर्क में ढकेल दिया है। अमरनाथ भले ही मेरा मौसेरा भाई था, वो मेरी बेटियों पर जुल्म करता था, और ये सब देखकर मेरा खून खौल उठता था। बस तभी मैंने फैसला किया और मैंने उसे मार दिया। इंस्पेक्टर दवे? जी हाँ, कहिए। मैं निशा खन्ना, फ्लेवर्स चैनल से। आपकी बात हुई थी मेरे बॉस से। हाँ। कि भंडारी को दिए हुए 1 लाख रुपए हम वापस ले सकते हैं। वैसे तो वो पैसे हमने उनकी भांजियों के लिए दिए थे, लेकिन जबकि अब वो केस हो चुका है तो ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए। तो नोटों की गड्डी आपने बदल दी? बदल दी मतलब? मतलब ये कि जो 1 लाख रुपए हमने एडवांस दिए थे वो सीरियल नंबर के सिल्ट और नए नोट्स थे। ये तो लूज गड्डी है। खैर, क्या फर्क पड़ता है, लाख तो लाख है। आपको पूरा विश्वास है कि ये गड्डी बदली गई है? मैंने खुद बैंक से विड्रॉ की थी वो गड्डी, सील्ड बैंक नोट्स। ये वो गड्डी नहीं है। सच बोलो ना, खा दो, डेढ़ के रख दूँ। हम सच बोल रहे साहब, हम सच बोल रहे। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। बोल दो। भंडारी सेठ के पास बैंक से निकली हुई नई कड़क नोट की गड्डी थी साहब। अरे तो कोई नोटों की गड्डी क्यों बदलेगा? ए फुफन, झूठ मत बोल। तू जानता मुझे? सच बोल, वरना खा दो, डेढ़ के रख दूँगा। आपकी सुगंध सब हमने नोट की गड्डी अपने संदूक में कड़क रखी थी। दवे, इस बात के स्पष्टीकरण का एक ही रास्ता है। इस नोटों की गड्डी की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट निकलवा ले। डॉक्टर सिंघल, दोनों बहनों का सक्सेसफुल ऑपरेशन जुदाई का जो आपने ऑपरेशन किया है, कैसा लग रहा है आपको? इंडिया में इस तरह का पहला ऑपरेशन हुआ है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला। फिलहाल आप तो स्टार बन गए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब शुरू होगी दोनों बहनों की अलग अलग जिंदगी, मगर अलग जिंदगी शुरू होने से पहले दोनों ही जाएंगी एक साथ कोर्ट में, जहां इस केस में रीओपन होने से आया है एक नया ट्विस्ट। तारिका जी, कृपया कर अदालत को बताइए कि आपने अपने मौसेरे भाई की पकड़ से अपनी बेटियों को छुड़वाने के लिए क्या किया? मुझे पता था कि अमरनाथ को शराब की लत थी, और इसीलिए मैंने शराब की बोतल में वो जहर डाल दिया और उस बोतल को उसके घर के सामने रख दिया, ये जानते हुए कि अमरनाथ उस शराब को पिए बगैर कभी फेंकता नहीं है। जैसा सोचा वैसे ही हुआ। उसने वो शराब पी और उसकी मौत हो गई।
मिसेस तारिका शास्त्री, शास्त्रों को उलट पुलट करने का हुनर कमाल है आप। पूरी रामायण खत्म हो जाने के बाद आपका ये कहना है कि सीता माता का हरण रावण ने नहीं, विभीषण ने किया था। वकील साहब, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने ही मेरे भाई को मारा है। मेरी माया तो बेकसूर है। जज साहब, आप उसे छोड़ दीजिए और उसके बदले आप मुझे जेल में डालिए। आपकी गुजारिश सर आंखों पर, मैं खुद गुजारिश करूंगा जज साहब से, और मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि आप जेल में जाए, लेकिन कत्ल के इल्जाम में नहीं, झूठ बोलने के इल्जाम में। झूठ? कैसा झूठ? वेट, यही वो बोतल है ना जिसमें शराब थी, और इस शराब भरी बोतल में आपने जहर मिलाकर अपने भाई के घर के सामने रखा था? ये जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं योर ऑनर। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार जहर सिर्फ ग्लास में पाया गया था, इस बोतल में किसी भी जहर के ट्रेसेस को नहीं पाया गया। मिस्टर शास्त्री, आपने अदालत से झूठ क्यों बोला? बोलिए। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ये पूरी तरह से सच है, और इसके किए की सजा तो मुझे ही मिलनी चाहिए ना। तारिका जी, 20 वर्षों पहले आपसे जो भूल हुई थी अवश्य उसका प्रायश्चित कीजिए, किंतु इस प्रकार नहीं। क्या बात है किटी? योर ऑनर, तारिका जी वही कर रही हैं जो इन परिस्थितियों में विश्व की कोई भी मां करती, अपनी संतान की पीड़ा अपने सर ले रही। 20 साल पहले मैं मेरी बच्चियों को छोड़कर चली नहीं गई होती तो आज ये दिन देखने नहीं मिलता। माया कानून की दोषी और मैं मेरे माया की। इसलिए मेरे गुनाह की सजा मेरी बच्ची को मत दीजिए जज साहब। मेरे गुनाह की सजा उसे मत दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, वो बेगुनाह है जज साहब। तारिका जी, आपकी इस भावनाओं की भाषा को मैं तो समझता हूं, लेकिन अफसोस कानून सिर्फ सबूतों की भाषा समझता है। Am I right, मिस्टर केटी पाठक? योर ऑनर, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितनी मुश्किल से पाठक साहब ने इस केस को रीओपन करवाया था, उतनी ही आसानी से आप इस केस को बंद कर दीजिए हमेशा के लिए। और मिसेस शास्त्री के बयान के बाद माया की उम्र कैद का फैसला कायम रखें। थैंक यू मिस्टर पाठक, मुझे दोबारा जिताने के लिए, वरना कुछ लोगों का तो ये मानना था कि मेरी जीत सिर्फ एक तुक्का है, लेकिन आपने साबित कर दिया कि मेरी जीत तुक्का नहीं, मेरा हुनर है। विजय पाने की शीघ्रता रहती है आपको। मेरे अनुमान से ये इस युवा पीढ़ी की एक आम तकलीफ है। योर ऑनर, तारिका जी के कथन से भले ही हमें माया की निरपराधता का प्रमाण न मिला, मुझे पूरा विश्वास है कि एक व्यक्ति है जो वहां तक पहुंचने में हमारी सहायता अवश्य करेगा। जश्न। क्या बात है जश्न? अब तक तो मैंने प्रश्न भी नहीं पूछा और आप तनावग्रस्त हो गए। ये गड्डी पुलिस ने फुकन के संदूक से बरामद की, लेकिन अद्भुत बात यह है कि वो गड्डी नहीं जो फुकन ने भंडारी से चुराई थी। मतलब स्पष्ट है जशन, गड्डी को बदला गया है, और चूंकि इस गड्डी पर तुम्हारी उंगलियों के छाप है, ये बात भी स्पष्ट है कि यह बदलाव तू ही ने किया है। ये बताओ कि इन नोटों पर तुम्हारी उंगलियों के छाप कैसे आए? साहब फुक्कन साहब,
फुक्कन ने भंडारी मामा की मौत के बाद नोटों की गड्डी चुराई थी और मेरे को इसको छुपा के रखने को बोला था, लेकिन मैं इनकार कर दिया। हो सकता है उस दौरान मेरी हाथों की उंगलियों के निशान। अरे क्या बेकी बेकी बात कर रहे हो? अरे हमने कब गड्डी दिया था? आप बीच में मत बोलिए। जज साहब झूठ बोल रहे हैं। चुप। देखो जस्ट, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि नोटों की गड्डियां तुम्ही ने बदली थी। अब इसका कारण तुम अदालत को बताना नहीं चाहते, ये बात और है। लेकिन एक सुख समाचार है, ऐसा सुना है, उसके बारे में तो तुम अवश्य हमें बताना चाहोगे। मीका और तुम्हारे लगन का, विवाह का कौन सा दिनांक चुना गया है? साहब, इस महीने की 29 तारीख। 29 तारीख? 29 तारीख तो वही दिन है, वही दिन है जब माया को तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा, हथकड़ियों में, बेड़ियों में, जहां ये आजीवन कारावास काटेगी। अपने माथे पर हत्यारिन का छाप लेकर। और यहां तुम्हारे और मीका का लगन हो, विवाह होगा, उत्सव मनाया जाए और आजीवन सुखद कटेगा। क्या बात है, वेल डन, प्रशंसनीय खेल खेला तुमने जश्न। एक और माया पर हत्या का आरोप लगाकर इसे कारावास करा दिया और दूसरी ओर मिहिका को अपना बना लिया। वेल डन। ये आप क्या बात कर रहे हैं साहब? जज साहब, ना ही तो मैंने कोई खेल खेला है और ना ही मैं कोई बेबुनियादी आरोप लगा रहा हूं। ये तो साबित हो चुका है जज साहब। ये लड़की माया ही अपने मामा की कातिल है। नहीं, मेरी बहन ने किसी का खून नहीं किया। यहाँ इस कटघरे में माया के खिलाफ झूठ सिर्फ फुकन और जश्न ने ही नहीं, मैंने भी बोला। न माया ने जश्न के घर से कोई जहर चुराया है और न ही फुकन ने उसे जहर ग्लास में डालते हुए देखा है, और न ही माया ने वो ग्लास बाहर फेंका था। ये क्या हो रहा है योर ऑनर? यहाँ पे ये मतलब ये ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, तुम अपना बयान नहीं बदल सकती। अचानक तुम्हें अपनी बहन के लिए प्यार उमड़ता है और मेरा प्यार तो पहले से ही था माया के लिए, पर प्यार का असली अर्थ मुझे माया से जुदा होने के बाद पता चला। पहले मैं माया को बोझ समझती रही, मैं इससे अलग होना चाहती थी, पर माया वो कभी राजी नहीं थी इस बात के लिए। इसलिए जब मामा का कत्ल हुआ और मैंने देखा कि सारा इल्जाम माया के ऊपर आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना बयान बदल लूं और माया को बचाने की जगह मैं उसे फंसा लूं। खिड़की से ग्लास को बाहर फेंकने वाली बात बड़ी होशियारी से आपने वो कथन दिया। ऐसा जताया हम सबको कि अपनी बहन को बचाने के उतावलेपन में आपसे भूल हो गई। जी, ताकि माया को सजा हो जाए और हम दोनों बहनों के बंटवारे की जिम्मेदारी मेरी नहीं, कानून की हो जाती। और कानून के आड़ में जो सपने आपने देखे थे, वो सपने भी पूरे हो जाते। वो तो सिर्फ सपना ही था सर, क्योंकि हकीकत ये है कि माया भले ही मेरे बिना रह ले, पर मैं माया के बिना नहीं रह सकती। जज साहब, आप मेरे अपराध की जो चाहे मुझे सजा दे दे, पर मेरी बहन को छोड़ दीजिए। वो बेकसूर है, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। योर ऑनर, इस कथन कोई मूल्य नहीं। आखिर एक सगी बहन अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ तो बोलेगी। अद्भुत जायसवाल साहब, अद्भुत। जब मिहिका के कथन के आधार पर माया को दंड मिला था और आपको जीत,
तब तो इनका कथन आपके सराखों पर था, और अब जब इनके कथन के आधार पर माया को रिहाई मिल रही है और आपको हार, तब इनकी कथन का कोई मायने नहीं रहा, कोई अर्थ नहीं रहा, कोई मूल्य नहीं रहा। अद्भुत। योर ऑनर, इस केस में केवल मिहिका का नहीं, हर गवाह की गवाही झूठी है। माया निर्दोष है। माया निर्दोष है? योर ऑनर, तो फिर मिहिका दोषी है। जाहिर सी बात, उस रसोई घर में सिर्फ 2 ही लोग थे। अगर माया ने नहीं तो फिर मिहिका ने मिलाया, इसीलिए अगर माया दोषी नहीं है तो मिहिका दोषी है। नहीं, मैंने खून नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं क्यों मारूंगी मामा को? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं मानती हूँ कि मैंने मेरी बहन के खिलाफ झूठी गवाही दी, लेकिन मैंने मेरे मामा को नहीं मारा मैंने। झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलोगी तुम? साबित हो चुका है कि 1 नंबर की झूठी हो तुम। और अगर तुम्हारी बेगुनाही का कोई सबूत है तुम्हारे पास, कोई गवाह है तुम्हारे पास, तो पेश करो अदालत में। है कोई गवाह? मेरी जिंदगी की गवाह सिर्फ मेरी बहन है, माया। माया, माया जाल में फंसा दिया है तुमको। माया, तुम्हारी इस बहन ने, यही सही मौका है बदला लेने का, यही सही मौका है। माया, तुम्हारी इस बहन से बदला लेने का यही मौका है। जिस तरह से उसने तुम्हारे गुनाहों का पर्दाफाश करके तुम्हें यहाँ पे फंसा दिया, उसी तरह तुम भी पर्दाफाश कर दो। कह दो कि इस साजिश में तुम अकेली नहीं थी, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ में थी और तुम दोनों ने मिलकर तुम्हारे मामा को मारा है। मिहिका दीदी ने मामा जी को नहीं मारा। बेटी माया, क्यों आई हो तुम यहाँ पे? तुमसे माफी मांगने बेटा। क्या लगता है तुम्हें और दीदी को? जब जी चाहा मुझे अपना लिया, जब जी चाहा मुझे छोड़ दिया। ऐसे मत कहो तुमसे। माया, ना ही मैं किसी की बेटी हूँ और ना ही किसी की बहन। जब किस्मत ने और कानून ने मुझे अलग कर ही दिया है, तो मैं रह लूंगी अकेले, जी लूंगी। किसी के साथ की जरूरत नहीं है मुझे। जाओ तुम यहाँ से, जाओ। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दो जश्न। जब तक मेरी बहन की बेगुनाही साबित नहीं हो जाती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या? आज फिर तू अपनी बहन की खातिर मुझको ठुकरा रही है? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे को और तेरी बहन को अलग करने के वास्ते। क्या किया तुमने जश्न? बोलो, मामा को तुमने मारा? हाँ, तुमने मेरी बात का जवाब दे मेरी बात का। अगर मैं तेरी बहन को जेल से रिहा करा दे तो तू मुझसे शादी बनाएगी ना? जश्न छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। बस तू एक बार बोल। जानता है मैं सब कुछ जानता है। क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो तुम? अरे जानता है मैं किसने मारा मामा को। किसने? तुमने मारा मामा को? मैंने नहीं मारा तेरे मामा को। और वो जो ग्लास गायब हुआ था ना, वो कल किया था वो गायब। अभी तो जा रहा है मैं।
देखती जा, तेरी बहन आजाद, और फिर तू पलटी ना तो तू भी दुनिया से आजाद। हेलो हेलो आकाश अंकल, मैं मिहिका बोल रही हूँ। हाँ मिहिका बेटी, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? अंकल, जश्न जानता है कि मामा का कत्ल कैसे हुआ, और अगर इन सब में वो शामिल है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरी बहन को उसने फंसाया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। धीरे रखो बेटी, काम डाउन काम डाउन। अच्छा मैं वहीं आता हूँ, कुछ करना मत। सब पूरा केस ही उल्टा है। मिहिका नहीं मारा अपने मामा को, अब रिपेंट कर रही है, इसलिए अपनी बहन को बचा रही है। लेकिन अदालत में तो माया ने मिहिका को निर्दोष बताया। अगर मिहिका दोषी होती तो माया ऐसा क्यों करती? वेरी सिंपल सर, मिहिका पूरी जिंदगी अपनी बहन माया पर हावी रही। माया उससे डरती है, इसलिए उसका जुर्म अपने सर ले रही। अगर ऐसा है तो वो जहर भरा गिलास गया का लापता कैसे हो गए? और फिर वो नोटों की गड्डी वो कैसे बदल गई? किसने बदली? क्यों बदली? ऐसे कई प्रश्न हैं वरुण, जिनका इस समय हमारे पास उत्तर नहीं। मुझे लगता है कि कोई तीसरा है जो ये खेल खेल रहा है और दोनों बहनों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तभी तो मेरा डाउट उस हीरो पर है। जशन मामा का खून करा होएगा और फिर फंसाया सिस्टर को। पॉसिबल। हाँ दवे बोल। क्या? इनिशियल रिपोर्ट के हिसाब से किसी ने इसके गले में साइनाइड भरा इंजेक्शन दे दिया है। फिर साइनाइड? साहब, ये पानी की टाकी से बैग मिला हुआ है। वही पुराने नोट, वही हरे रबर बैंड्स। और ये क्या? ओह माय गॉड, ये 1 लाख की गड्डी वही है, इसमें वही सीरियल नंबर्स हैं जो भंडारी के पास थे। तो क्या भंडारी के नोटों का बंडल ये है? केडी सर का शक बिल्कुल सही है। जशन ने ही वो नोटों की गड्डी बदली थी। लेकिन क्यों वरुण? और जशन के पास इतने सारे पैसे आए कहां से? योर ऑनर, 2 बहनों के प्यार की निशानी, 2 लॉकेट, उसमें से एक माया के पास और एक मिहिका के पास। जो था वो पुलिस को जशन के घर के बाहर मिला। मुझे नहीं पता ये वहां कैसे मिला। योर ऑनर, जश्न की मृत्यु से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि माया निर्दोष है, क्योंकि असल हत्यारा जिसने जश्न की भी हत्या की वो बाहर घूम रहा है। पाठक साहब, दरअसल घूम तो एक केस रहा है कि हत्यारा एक नहीं 2 है। एक अंदर और एक पता है मुझे क्या लग रहा है कि ये सब शुरू से तुम 2 बहनों की साजिश थी, मिली भगत।
पहले तुम दोनों ने मिलकर अपने मामा को मार डाला और फिर सबसे बड़ा सबूत जशन, उसको तुमने मार डाला ताकि माया के खिलाफ का केस कमजोर पड़ जाए। वाह क्या बात। जायसवाल साहब, आशा करता हूं कि इस अंदेशे के अतिरिक्त आपके इस आरोप का कोई साक्ष्य भी होगा आपके पास। पाठक साहब, वकीलों के पास साक्ष्य और गवाह के अलावा और क्या मिल सकता है? माया और मिहिका मेरे लिए बेटियों की तरह हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसे मैं छुपा नहीं सकता। उस रात घबराई हुई मिहिका का मेरे पास फोन आया था। जश्न जानता कि मामा का कत्ल कैसे हुआ, और अगर इन सब में वो शामिल है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे डर है कि मेरे वहां पहुंचने से पहले गुस्से में आकर मिहिका ने। जायसवाल साहब, आपका समाप्त हो गया है, तुम्हें आपत्ति ना हो अगर? बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। तो डॉक्टर अगाशे, एक बात और कही थी मिहिका ने आपसे, जो कदाचित आप अदालत को बताना भूल गए। मिहिका ने आपको बताया था कि जश्न जानता था कि अमरनाथ भंडारी की हत्या किसने की है। ऐसा कहा था ना मिहिका ने आपसे। और फिर आपने कहा कि आप वहां जश्न के घर जा रहे थे, उसके पास जा रहे थे, और उसके बाद जश्न की हत्या हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है डॉक्टर अगाशे की हत्या कैसे हुई। सिरिंज द्वारा गर्दन की नस में सीधे जहर भर देने के कारण। डॉक्टर अगाशे, इतनी सफाई से इंजेक्शन या तो कोई नर्स दे सकती है या फिर कोई डॉक्टर। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं जशन को क्यों मारूंगा? क्योंकि जशन जानता था कि अमरनाथ भंडारी की हत्या आपने की है। ऑर्डर ऑर्डर। दिस इज अटर नॉनसेंस। उन बच्चियों का शुभचिंतक हूं मैं, कोई दुश्मन नहीं जो किसी को मारकर उन्हें फंसा दूं। इंस्पेक्टर दवे? जैसा ये फुक्कन कल रात कैद से फरार हो गया था। इसे हमने आज सुबह ही पकड़ा है जशन की खोली के बाहर से, और इसके हाथ में सिरिंज थी जिसमें अभी भी कुछ मात्रा में साइनाइड बाकी है। साहब, अगर हमें पता होता कि रात को जशन की मौत हो गई तो हम सुबह सुबह उसके घर क्यों जाते? साहब, हमने नहीं मारा साहब। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप वहां गए क्यों थे, और फिर ये सिरिंज क्या कहानी है? कल जब हम पुलिस से भागकर रात भर छुपे रहे तो हम सुबह सुबह जशन से मिलने उसके घर चले गए। देखा क्यों वहां पुलिस खड़ी हुई है, हम डर के छुप गए। हमें लगा हमारे पैर के नीचे कुछ है। हमने उठाकर देखा तो वो इंजेक्शन था। हम फेंकने लगे थे कि पुलिस ने हमें दबोच लिया। रूपांतर के लिए धन्यवाद, किंतु अब भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। आखिरकार आप जश्न के घर गए क्यों थे? क्यों गए थे फुकन, बोलो। सब हम ये कहने के लिए गए थे कि वो राज अगर उसने पुलिस को बता दिया तो हम भी उसे अपने साथ अंदर लपेट लेंगे। कौन सा राज? क्या कैसा राज? किस राज की बात कर रहे हो? यही कि जब भंडारी सेठ की मौत हुई तो दारू का गिलास हमने ही चुराया था साहब। जश्न ने हमें ये सब करते हुए देख लिया था साहब। हम डर गए थे कि आज नहीं तो कल वो अदालत में सच जरूर बोलेगा, और इसीलिए आपने भंडारी को मारा। हमने नहीं मारा साहब, हमको जैसा कहा गया हमने वैसे ही किया साहब। हमको कहा गया कि भंडारी साहब की मौत के बाद तुम दारू का गिलास नष्ट कर दो, जिसके लिए हमें 50,000 की गड्डी मिली। 50,000 की गड्डी मिली? कैसी थी ये गड्डी? नए नोट, पुराने नोट? जी हाँ, हरे रबड़ बैंड से बंधी हुई थी। ऐसी
और किसने सौदा किया था आपके साथ? डॉक्टर अगस्त्य ने। सरासर झूठ है ये, बकवास कर रहा है सर ये। ऑर्डर ऑर्डर। आप बैठ जाइए मिस्टर आकाश। हम कसम खा के कहते हैं, हमको इन्होंने फोन किया और कहा हमको कि हम डॉक्टर आकाश से बोल रहे हैं, तुमको ऐसा ऐसा काम करना है और तुमको इतने पैसे मिलेंगे। 19 फरवरी प्रगति मैदान के बाहर मिलना रोड पर। ये गाड़ी में आए और आपको पैसे दिए और चले गए। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है। न मैंने इसे कोई पैसे दिए, न इसे कोई फोन किया। पता नहीं क्यों ये मुझे फंसा रहा है। बुरे फंसे पाठक साहब। नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि अब कौन सच्चा कौन झूठा कैसे साबित करेंगे आप सर? मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है केडी, चकरा गए? नहीं ऐसा लग रहा है मुझे, होता है कभी कभी स्ट्रेस की वजह से, बट सर नहीं समझे। समझाता हूं योर ऑनर, इनकी एक क्रिया ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि ये पूरा खेल क्या है। मैं बताता हूं। माया, बहुत ही सोच विचार करके मेरे प्रश्न का उत्तर देना। उस दिन जब तुम अपने मामा जी के लिए मदिरा का वो गिलास लेकर गई थी, उस समय तुम्हारे मामा जी क्या कर रहे थे? हाँ, वो उस नोटों की गड्डी के नोट गिन रहे थे। नोटों की गड्डी को गिन रहे थे योर ऑनर। और क्या नोटों की गड्डी को गिनते समय आम तौर पर जैसे लोग करते हैं, उंगली चाट कर जो चिपके हुए नोट होते हैं उन्हें अलग करने के लिए इस प्रकार कुछ ऐसा कर रहे हैं? जी हाँ। That's it, Your Honor. That's it. जहर न मदिरा में था न मदिरा के गिलास में। जहर नोटों पर लगाया, नोटों पर लगाया। But अद्भुत बात है योर ऑनर, उस बंडल के हर नोट के कोने पर सायानाइड जहर का लेप लगाया गया था। व्हाट? और प्रत्यक्ष से अनजान भंडारी साहब उस बंडल को गिनते वक्त यूं ही उस जहर को चाटते चले गए और अपने आप को दूषित कर लिया। जायसवाल साहब, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हत्या के बाद वो गिलास क्यों चुराया गया और नोटों का बंडल क्यों बदला गया। नहीं क्या है हृदय, आप अपने भेजे पर आप जोर मत डालिए, तकलीफ मत दीजिए अपने दिमाग को, मैं समझा देता हूँ। योर ऑनर, गिलास को इसलिए बदला गया ताकि पुलिस को यह संदेह हो कि उसी गिलास में जहर था। और स्पष्ट है कि नोटों के बंडल को बदला गया ताकि हत्या के शस्त्र के बारे में किसी को पता ना चले। अब मैं कुछ पूछूं? बोलिए ना। बड़ी आसानी से ये आपने सब बता तो दिया जज साहब को, लेकिन इसे साबित कैसे करेंगे आप? जायसवाल साहब, ये जो नोटों का बंडल यहाँ रखा है जो जश्न की हत्या के बाद उसी के घर से बरामद हुआ था, इसकी और योर ऑनर भंडारी साहब के उंगलियों की फोरेंसिक्स जांच करवाकर अगर दोनों जगहों पर उसी विष के ट्रेसेस मिलते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है योर ऑनर कि यह हत्या इसी प्रकार से हुई है। मिस्टर पाठक के सुझाए गए टेस्ट रिपोर्ट्स के नतीजे मिलने तक यह अदालत मुलतवी की जाती है। हाँ मेघा, आओ। बेटी, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। तुम दोनों के सिवा मेरा कौन है? इसी उम्मीद पर मैं जीती भले ही तुम दोनों मेरे पास नहीं थे, पर
तुम्हें हर रोज देखा करते थे। मीका, देखो भूल तो सबसे होती है, किंतु भूल के बाद क्षमा और प्रायश्चित में भी बहुत शक्ति होती है। विशेषकर ऐसे समय पर परिवार को तो साथ में होना चाहिए। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे इस तरह से तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अब इस परिवार को पूरा करने के लिए सिर्फ माया की कमी है। वो कमी भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। इन फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि जहर उन नोटों पर था और न कि शराब के उस ग्लास में जिसे माया लेकर आई थी। और उसी बुनियाद पर तो प्रोसिक्यूशन का पूरा केस टिका था। बुनियाद बदली भी तो जा सकती है। कहने का मतलब ये है योर ऑनर के इन दो बहनों ने जहर ग्लास में ना ही सही नोटों पे लगाया हो। जायसवाल साहब, सामान्य ज्ञान ये कहता है कि अगर अपना मनचाहा सामान किसी एक दुकान पर न मिले तो उसकी खोज किसी दूसरे दुकान में करनी चाहिए। Am I right or am I right? अब देखिए, आपको अब भी दोनों बहनों पर शक है, संदेह है, जबकि फुकन अपने कथन में बोल चुके हैं कि डॉक्टर अगाशे ने रुपए देकर उन्हें वो ग्लास चुराने को कहा था। फिर भी आप अच्छा याद दिलाया आपने, थैंक यू। वो रुपए योर ऑनर, मैं एक बार फिर फुकन को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। हाँ तो फुकन, एक बात बताओ, डिस्क्राइब करके विस्तृत रूप से ही बताओ जज साहब को कि हुआ क्या था, कैसे? हम रोड पर खड़े थे, एक गाड़ी आई, पैसा दियो, चले गए। और उस गाड़ी में और कोई नहीं था? नहीं साहब, और कोई नहीं था। नहीं मतलब उसकी बाजू वाली सीट में कोई, पीछे वाली सीट में कोई नहीं था साहब, एक ही आदमी था। एक ही आदमी था। तो तुमने क्या उस आदमी का चेहरा देखा? हाँ, हमने नहीं देखा, लेकिन डॉक्टर आगाशे ने हमसे कहा था कि वो खुद ही आएंगे। डॉक्टर की गाड़ी पर डॉक्टर का पल्स का निशान भी था। लेकिन जैसे तुमने कहा डॉक्टर अगाशे वो ड्राइवर वाली सीट पे बैठे थे। और किधर बैठेगा साहब, पीछे वाली सीट पे बैठ के थोड़ी गाड़ी चलती है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। डॉक्टर अगाशे तो आगे की सीट पर बैठकर भी गाड़ी नहीं चला सकता। फुक्कन, योर ऑनर, डॉक्टर अगाशे को गाड़ी चलाना आता ही नहीं। योर ऑनर, ये डीवीडी डॉक्टर अगाशे 19 फरवरी के रोज मुंबई में थे ही नहीं, वो तो पटना में थे, एक डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे और इस डीवीडी में उस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग है योर ऑनर। डॉक्टर अगाशे तो यहाँ है केडी। हम झूठ नहीं बोल रहे साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे। उसने हमसे कहा था वो डॉक्टर आगाशे। हाँ साहब, उसने हमको उस नाम से एसएमएस भी किया था। हाँ, हमारे पास वो एसएमएस सेव है। योर ऑनर, फुकन का मोबाइल पुलिस ने जब्त किया है। मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि इनके मोबाइल को यहां अदालत में मंगवाया जाए। योर ऑनर, ये एसएमएस 17 फरवरी को भेजा गया था सुबह 11:10 पर। मैं खुद तुम्हें प्रगति मैदान के बाहर वाले रोड पर रुपए देने आऊंगा डॉक्टर अगाशे। मुझे विश्वास है योर ऑनर कि अगर मैं फोन करूं इस नंबर पे तो पता चल जाएगा कि वो फोन डॉक्टर अगाशे का है या नहीं। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, नंबर डिस्कनेक्टेड है। दुर्भाग्य आपका? क्या लगा आपको
कि आप फोन करेंगे, कातिल का फोन यहाँ बजेगा, कोई ऐसा गाना बजेगा और अदालत में कातिल पकड़ा जाएगा, ऐसे ही सोचा था आपने? सिम कार्ड भले ही कट गया हो, लेकिन IMEI नंबर तो है। IMEI? जी, नहीं पता आपको? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। समझे? नहीं समझे? समझाता हूं। जिस प्रकार गाड़ी का नंबर प्लेट होता है, वो नंबर प्लेट चाहे बदल दिया जाए, गाड़ी की असली पहचान उसके चेसी नंबर से होती है, वैसे ही हर चलित फिरत दूरभाष यंत्र का एक खास IMEI नंबर होता है जो उसकी असल पहचान होती है। और उस IMEI नंबर के जरिए मैं खोज निकालूंगा कि ये फोन किसका है। अनुमति चाहता हूँ योर ऑनर। हवलदार साहब, जरा इनके फोन लाई। साहब, डॉक्टर सिंघल का भी। लीजिए केडी साहब। धन्यवाद। परफेक्ट मैच योर डॉक्टर सिंघल। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर सिंघल, झूठ के पैर नहीं होते, वो ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता। ये हमारा सौभाग्य है और आपका दुर्भाग्य कि अब ये मामला पानी की तरह स्वच्छ हो गया। फोन आपका, आप ही ने फुक्कन को वो SMS भेजा था, आप ही गए थे वो डॉक्टर वाली साइन में फुक्कन को रुपए देने, और आपके काले धन के भंडार में से आपने एक छोटा सा हिस्सा जश्न को भी दिया था भंडारी की हत्या करने के लिए। क्या ये सही है या सही है? जी हाँ, जी हाँ। भंडारी को मैं नहीं मरवाया, जश्न के हाथ। इसके लिए मैंने जशन को 10 लाख रुपए ब्लैक मनी में दिए थे और मेरे प्लान अनुसार जशन ने भंडारी के नोटों में साइनाइड लगाया और फिर गड्डी बदल दी। और दूसरी ओर आपने फुक्कन से वो गिलास चोरी करवाया, और जब जश्न को इस बात का पता चला तो इससे पहले कि वो आपका भांडा फोड़े, आपने उसकी भी हत्या कर दी। मैंने इस काम को करने के लिए फुकन और जशन को अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया। उनको ज्यादा पैसे देकर कहा कि इल्जाम सिर्फ माया पर ही डालें ताकि उसे जेल हो, और मिहिका का शरीर माया से जुड़े होने के कारण दोनों का ऑपरेशन लाजमी हो जाए, और वो ऑपरेशन मैं करूं, सिर्फ मैं। बहुत दुख की बात है डॉक्टर सिंघल, क्या आपने अपने स्वार्थ के लिए, केवल एक ऑपरेशन के लिए आपने लोगों की जान ली। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, मेरी लाइफ के मेडिकल प्रोफेशन का सबसे बड़ा चैलेंज था। इस अनोखे ऑपरेशन को देखने के लिए सारी दुनिया की मीडिया और मेडिकल कम्युनिटी आंख लगाए बैठी थी। रातों रात मैं एक नामचीन डॉक्टर बन गया। पैसा, इज्जत, मान, सम्मान, सबके दरवाजे खुल गए। एक दरवाजा खुल गया आपके लिए? हाँ जी, जेल का। हाँ, और इसे खोलने में आपका बहुत सहयोग रहा है डॉक्टर सिंघल। क्या? हाँ, क्योंकि केवल एक SMS के आधार पर किसी के फोन का IMEI नंबर ढूंढना इतना सरल नहीं होता। डॉक्टर सिंघल, पूरी प्रक्रिया होती है IMEI नंबर पता लगाने की।
ये तो जब मैंने आपको देखा आप झिझक रहे थे तब मुझे कुछ संदेह हुआ, थोड़ा अनुमान हुआ कि इस खेल के खिलाड़ी आप ही होंगे। तो आप वहां फोन पर क्या कर रहे थे इतनी देर? वो मैं समझ जाता हूँ, फुकन के फोन पर मैं वो गेम खेला था, मेरा फेवरेट गेम है, डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत अमरनाथ भंडारी और जश्न श्रीवास्तव के कत्ल के जुर्म में डॉक्टर सिंघल को दोषी पाते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस माया शास्त्री को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब, आपकी इस जीत के लिए बधाई देने का मन नहीं कर रहा। सीरियसली, ये जो IMEI वाला जो गेम खेला आपने, आप जैसे सीनियर लॉयर को ये शोभा नहीं देता। दिस इज चीटिंग, केडी। जसवंत साहब, इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है। अब वहां देखिए, एक स्वार्थी करप्ट डॉक्टर को उसके किए का दंड मिल गया, और यहाँ देखिए सामने 20 वर्षों बाद बिछड़े हुए माँ और बेटियां मिल रही है। कितना प्रेम, कितना स्नेह। क्या आप भी आप कहेंगे कि ये चीटिंग है, रॉन्ग है? रॉन्ग, राइट। कौन? अरे हम हैं सुरेश, खोलो तो। अरे के पिंकी, कितना टाइम लगे दरवाजा खोलने में? कुत्ते में कोई मुझे देख लेता तो। हमें लगा हमारे या तुम्हारे घर वालों में से कोई। किसे पता कि हम यहाँ छुपे हुए? माफ कीजिएगा मिसेस सुरेश प्रकाश, स्वागरात के दिन आपको समोसे की दावत से ही काम चलाना पड़ेगा जी। लेकिन शादी का तोहफा किसी शहंशाह से कम ना है जी। टडन। कितना प्यारा है जी। तुम जैसा है। और देख लेना, असली दावत भी जरूर होगी, और वो भी हम दोनों के अम्मा बाबूजी के आशीर्वाद के साथ। हमें पूरा यकीन है अम्मा बाबूजी को जरूर मना लेंगी। हाँ, लेकिन गांव वाले और पंचों को कौन मनवाएगा? वो लोग वैसे भी हमारे इस शादी के खिलाफ थे, और ऊपर से आते वक्त वो तुम्हारे बाबूजी का दोस्त है ना, उसका बेटा कपिल, उसने देख लिया यहाँ आते वक्त। क्या? कपिल? फिर तो बाबूजी को जरूर बता देगा। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। लेकिन तुम बाबूजी का गुस्सा नहीं जानते हो सुरेश। उन्होंने मुझसे पहले ही कहा था कि अगर ये शादी हो गई तो हम दोनों का सर काट के खेत में गाड़ देंगे। हमें यहाँ से निकलना होगा। तो कहाँ जाए? देवकी के मामा का घर है रोहतक में। उसने मुझसे कहा था अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो वहीं चले जाना। 10:40 की बस मिल जाएगी हमें स्टैंड से। चलो चलो।
बात हुई के? हाँ साहब जी, ये दोनों हमारे ही गांव के छोरा छोरी हैं, सूरज प्रकाश और पिंकी प्रकाश। वही पंचायत वाला मामला निपटा दिया दिखे। अरे जित तो होना ही था। बुलाओ तो इनको परिवारों को। ठीक है साहब जी। हाथ मत लगाओ। हमारे बच्चे। केस खड़ा सीधा है जी। आपके छोरे और इनकी छोड़ी ने बिरादरी और गांव के खिलाफ जाके भागकर शादी की और नतीजे में मिली दोनों को मौत। अब आप ही बताओ, अगर आपको शक है तो किस पे? अरे बोलो भी, कौन है मारा इन्हें? मन ने मारा है। जी क्या कह रहे हो आप? मन ने ही मारा है अपनी बेटी को और उसके आशिक को। आप तो बाप हो उसकी। बाप बेटी का रिश्ता तो 20 साल का था, लेकिन 50 सालों से रिश्ता है हमारी जात बिरादरी से। तो बोलो बोलो, कौन सा गहरा रिश्ता हुआ? औलाद से बढ़कर है जात बिरादरी। जो मन ने करना था वो मन ने कर दिया। आप अपना करो। केडी, ये देखो, एक बाप ने अपनी ही बेटी और दामाद की हत्या कर दी अपना सम्मान बचाने के लिए, जस्ट बिकॉज द गर्ल एक ही कास्ट में शादी की। और नॉर्मली तो दूसरे कास्ट में शादी करने को ये प्रॉब्लम आता है। I don't believe this. मिसेस बिलमोरिया, ये जाति भेद की समस्या नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि एक ही गोत्र के लोग भाई बहन होते हैं, उन दोनों के बीच विवाह नहीं हो सकता। धर्म का आदर अपनी जगह है, मैं समझता हूं, लेकिन गौरव रक्षा के लिए किसी की हत्या करना ये अधर्म है, कानूनी अपराध है। ये क्यों नहीं समझते ये लोग? ये कैसी प्रकृति है? देश एक कदम आगे लेता है तो 2 कदम पीछे। उड़ना चाहता है ये देश, लेकिन पैरों में बेड़ियां लगी हुई है। क्या होगा? कैसे तरक्की करेगी ये देश? अरे मिलने दो। रुको हमें मिलना है। सर, ये औरत बहुत जिद कर रही है आपसे मिलने के लिए। तुम जाओ, मैं देखता हूं। ठीक है सर। आइए, क्या बात है? आप सरकार केडी पाठक हो ना, जो बेगुनाहों को बचा लेता है? जी, मैं केडी पाठक हूं। आप कौन? जी, हमारा नाम लाजवंती प्रकाश है। वो कालकोरा हरियाणा से आए हैं। अपने पति चांद प्रकाश का केस लेकर।
लेकिन लाजवंती जी, आपके पति ने तो पूरे होशो हवास में अपना अपराध स्वीकार किया है। और क्या करते, मजबूरी जो ठहरी। मजबूरी कैसी? उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की है, इसमें मजबूरी मैं समझा नहीं। आप हमारे यहाँ को न जानते हो साहब जी। पीढ़ियों से चली आ रही प्रथा को इंसान तो क्या, भगवान से भी बढ़कर माने हैं। एक ही जात बिरादरी के लड़का लड़की की शादी की सख्त मनाही है। एक ही बिरादरी के लोगों को गांव वाले भाई बहन समझे है। जे कोई यो प्रथा की खिलाफी करे, समझो उसकी जान गई। उसके परिवार का हुक्का पानी बंद कर देवे, नरक जैसा व्यवहार करे उसके साथ। हमारी 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी पिंकी थी, उसके बाद एक, और जो सबसे छोटी। पिंकी के पाप का प्रायश्चित अगर हमने ना किया तो हमारी ये 2 बेटियां का बया गांव वाले और पंचायत वाले कभी न करने देंगे। इसलिए पिंकी के कत्ल का पिंकी के बापू ने अपने सर इल्जाम ले लिया, ताकि गांव में हमारा नाम और इज्जत बनी रहे, इन दोनों बेटियों का भविष्य बर्बाद ना हो। घड़ा पाप का घड़ा प्रायश्चित। साहब जी, हमने अपनी बेटी खो दी है। अब हम पिंकी के बापू को ना खोना चाहते हैं। आपके बारे में तो बहुत सुना है कि आप चमत्कार से गुनहगार के पास पहुंच के बेगुनाह को बचा लेवे हैं। आप पिंकी के बापू को बचा लो साहब जी, इन बच्चों के बापू को बचा लो साहब जी। क्या कर रही हैं आप? बैठ जाइए। साहब, हम यहाँ हरियाणा आ तो गए हैं, लेकिन आपका इस केस को लेने का डिसीजन राइट है ना? नहीं, I mean, पूरी मीडिया में और देश में ये चांद प्रकाश एक ऐसा हैवान बन के सामने आ रहा है जिसने अपनी खुद की बेटी को मारा सर, और उसके लिए बस एक ही सजा है सर, मौत। और आप उसे बचाने यहाँ हरियाणा आए सर। अब तो मीडिया ने भी आपके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। ये देखिए। केडी पाठक का बिक गया ईमान। केडी पाठक जालिम हत्यारे को बचाने चला हरियाणा। ये न्यूज वालों को लोगों को घसीट की न्यूज बनाना ही न्यूज हो गया है। देखो ना, मेरा एक सीधा साधा सोच, मैं बाहर की बात सुनने से पहले अंदर की बात सुनता हूँ, और मेरी अंतरात्मा ये कह रही है कि हो ना हो, चांद प्रकाश ने दोष है। बाकी पहुंचेंगे तो पता चलेगा। नमस्कार चांद प्रकाश जी, मेरा नाम केडी पाठक है, मुंबई से आया हूँ, आपका वकील। इसका मतलब सच निकला जो लोग कह रहे थे कि तू हमसे बिना बताए, बिना पूछे शहर चली गई वकील लेने। देखिए, आप चुप रहिए, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं। तू अनपढ़ तो थी, लेकिन इतनी बेअकल होगी मने पता ना था। तूने इतना भी ना सोचा कि मने भरोसा है अपनी पंचायत पर, सिर्फ अपनी पंचायत पर, गैरों पे नहीं। अरे ये क्या जाने कि समाज के क्या संस्कार होवे, और ये क्या समझें कि क्या मर्यादा होती है। चांद प्रकाश जी, स्पष्ट है कि आप किसी के दबाव में आकर ये कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सच है उसे मैं अवश्य बाहर लाऊंगा। वही तो वकील साहब, यही तो मैं कह रहा हूं
कि सच तो सामने आके रहेगा। चाहिए 100 झूठ भर दे आपके कान में, और चाहे आप 100 दलीलें रख लें हमारे वास्ते, लेकिन आपकी 100 दलीलें 100 झूठ औंधे मुंह गिर जाएंगी, क्योंकि बड़े से बड़ा सच तो यो ही है कि मन ने मारा है। मन ने मारा है अपनी बेटी ने, चांद प्रकाश ने मारा है अपनी बेटी ने। राम राम सरपंच जी। राम राम महेंद्र, राम राम। इताओ। जी सरपंच। भाई गांव में सुना से कि तुम लोगों ने शहर से वकील बुलाया से। भाई तुम लोग इतने बड़े हो गए कि पंचायत की सलाह भी ना ली। सरपंच जी, हमने वकील को नहीं बुलाया। पंचों के होते हुए हम भला गैर की ओर क्यों कर मुड़ेंगे? तो उस लाजो के भेजे में ये बात डाल दे। एक छोरी तो खो दी है उसने, कहीं ऐसा ना हो कि केड़ी साहब, केड़ी साहब, भरत सिंह भारद्वाज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तभी सोचा ना था कि आप और हम एक ही अदालत में इतनी जल्दी केस लड़ेंगे। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता तो हमारे को भी बहुत हुई आपसे मिलकर केडी साहब, लेकिन एक बात तो बताइए, आपका केस वेस तैयार है कि ना? हाँ, जितना है उतना है, बाकी अदालत में देखेंगे। चलो। अरे रुकिए तो, रुकिए तो। लगे से आपको समझ में ना आया कि मारे ने आपको रोका क्यों? बताते हैं। जो भी आपको बोलना है ना, अभी यहीं बोल लो, 1 शॉट में, क्योंकि अंदर तो आपको कुछ भी बोलने का मौका मिलेगा नहीं, चांस ही ना मिले। केस कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, आपको पता भी ना चलेगा। इसलिए अंदर की जो भड़ास है या जितनी भी वकालत छकालत झाड़नी है, यहीं झाड़ लो केडी साहब। Excuse me. I have a case to fight. इंग्लिश, इंग्लिश बहुत सुंदर। थारे को तो थारा मौक के लिए चुप करावेगा केडी साहब, चांद प्रकाश। साहब जी, पिछले 2 सालों से मेरी बेटी पिंकी और सुरेश एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हम दोनों परिवारों ने उन्हें बहुत समझाया, जहां तक कि मैंने पहली बार पिंकी पर हाथ भी उठाया और जे कहा कि ये बदमाशियां छोड़ दे। कहा है कि बेटी, एक ही गोत्र में ना प्यार हो सके है और ना शादी। हमारे समाज का मानना है कि एक ही गोत्र के लोग भाई बहन हो गए, तो भाई बहन के बीच में दूसरा रिश्ता कैसे हो सके? क्या हो सके? नहीं हो सके। पर उन दोनों ने हमारी बात नहीं समझी। इनके चलते भरी पंचायत में मारा सर शर्म से झुक गया 3 बार। फिर क्या था? मारा माथा ठनका, सनक गया मारा माथा। ये दिन दिखाने के लिए पैदा किया था, तो तेरा टेटुआ ही दबा देना चाहिए था जन्म लेने से पहले। सुना नहीं पंचों ने क्या कहा? हुक्का पानी बंद करा देंगे मारा जे सुरेश के साथ कभी दोबारा दिखी तो फिर हम भाग के शादी कर लेंगे। तू करके देख, करके बता। कसम पैदा करने वाले की, तू जहां भी होगी ढूंढ निकालूंगा
और कुल्हाड़ी से तेरा सर काट के खेत में गाड़ दूंगा। निकलना मुश्किल हो गया है समाज के सामने जब से उस लड़के से इसने टाका भिड़ाया है। देख बेटिया, तेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, तू जहां कहेगी, जिससे भी कहेगी, थारी शादी करा देंगे। पर तुझे उस सुरेश को बुलाना होगा उसको। हमारे हाथ जोड़ने को उसने हमारी कमजोरी समझ लिया। फिर क्या था, अगले दिन वो घर से भाग गई, उस लौंडे के साथ घर से भाग गई। हमारी संस्कार, हमारी मर्यादा, हमारी इज्जत को धूल में रौंदते हुए। फिर 2 रातों बाद मेरे दोस्त का लड़का कपिल मारे घर आया। क्या कह रहा तू? कहां देखा उन दोनों को तूने? पास में गनौरा गांव के मार्केट में, वहां किसी तबेले के पास चारा घर में रुके हुए दोनों जी। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हो आप? जो होना है होके रहेगा। नहीं, नहीं। फिर मैंने उन दोनों लाशों को बोरे में भरकर फेंक दिया और कुल्हाड़ी ने नदी में फेंक दिया और घर आ गया। अरे वकील साहब, 1 गिलास पानी मिलेगा? घड़ा भर गया मेरा। अरे पानी क्यों ना मिलेगा चांद प्रकाश जी? गला तर करो अपना। तो चांद प्रकाश जी, सुरेश तो गैर था, चलो उसका समझ में आवे आपने जो किया। पर पिंकी, पिंकी तो आपकी अपनी बेटी थी। उसको काटते वक्त, चीरते वक्त आपके हाथ ना कांपे? कांपे थे, पर हाथ जोड़ते समय कांपे थे। और उससे कहा था, बेटी ये अनर्थ ना कर। पर जब बेटी ने बाप की कद्र नहीं करी, तो बाप ने भी बेटी की कद्र नहीं करी। मार दिया मणक दोनों ने। यानी कि अब भी आपको अपने किए का कोई पश्चाताप ना है? नहीं। और एक बात और, मेरी 2 बेटियां हैं। अगर उन बेटियों ने भी ऐसी हरकत की तो उनका भी वही हश्र होगा जो पिंकी का हुआ। चांद प्रकाश जी, लेकिन केड़ी साहब, हमारी बात पूरी तो होने लीजिए, घनी जल्दी से आप। हाँ तो चांद प्रकाश जी, आपने अभी अभी जो कटघरे में कहा उसे हम 100% सच माने हैं। काहे से मेरा मतलब ये है कि आपने जो कहा वो किसी दबाव में, किसी के डर की वजह से या किसी के बहकावे में आके तो बयान ना दिया है। क्योंकि डी साहब, वकील साहब, मैं ना तो किसी के दबाव में हूं और ना किसी के दबाव में बोल रहा हूं। हमने जो कहा वो 16% सच है। ठीक है के चांद प्रकाश जी, आपको लग रहा है झूठ बोल रहे हैं? चलो, अतिथि महोदय की संतुष्टि के लिए मान लेते हैं कि चांद प्रकाश जी फिलहाल झूठ बोल रहे हैं। अब
भाई मुंबई से आए केडी साहब, इतना तो मानेंगे। ठीक है, तो फिर साबित करते हैं। हमारी पहली गवाह है पिंकी की बचपन की सहेली देवकी। जी बड़े ताऊ जी जो भी कह रहे हैं वो सब सच है। उस रोज जब उन्होंने सुरेश और पिंकी को जान से मारने की धमकी दी थी ना साहब, उस वक्त हम वही थे उनके घर में। जज साहब, हमारा अगला गवाह है चांद प्रकाश जी के मित्र अनोखीलाल का बेटा कपिल जी। कत्ल के रोज हमारे सामने ही आग बबूला होके कुल्हाड़ी लिए घर से निकले थे। हमें तो तभी डर हो गया था कि अब पिंकी और सुरेश की खैर नहीं, बेकार का मरवा दिया हमने उनको। जज साहब, हमारे अगले गवाह सुरेश प्रकाश के चाचा महेंद्र प्रकाश। जज साहब, मैं मोटरसाइकिल तय अपने घर जा रहा था। मैंने देखा यो पूरे ताव में कुल्हाड़ी लिए स्कूटर तक जा रहा था। गांव के सरपंच लक्ष्मण लाल जी। माई बाप प्रणाम। हमने भी यही देखा था। यो सैने चांद प्रकाश है, बड़े ही क्रोध में नोरा गांव की तरफ जा रहा था। बापू जी, चांद प्रकाश कुल्हाड़ी लेके किधर कौन चल दिया? सोनू बेटा, देख किस जा रहा है वो। ठीक से। अंकल जी, हमने बड़ी देर पीछा किया और गाणोरा के एक तबेले में रुकते देखा, और जब हम वहां पहुंचे तो इतने सारे चश्मदीद लोगों की गवाही के बाद कोई मंदमूल इंसान भी यही बोलेगा कि आपने जो जो इस कटघरे में कहा वो 16 आने सच है। जज साहब, आप ही ने सुरेश और पिंकी को मारा है चांद प्रकाश जी। जज साहब, मैं सोनू लाल से पूछताछ करने की अनुमति चाहता हूं। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूं केडी साहब। पूछिए। आपने अब तक कितने केस लड़े हैं? कभी गिनती नहीं की। क्यों पूछ रहे हैं? सुंदर है, अति सुंदर है। खैर, वो जान देते हैं। ये बताइए कि आपके केसों का अंत में अंजाम क्या हुआ है? इकबाल जुर्म। इकबाल जुर्म जज साहब, इकबाल जुर्म। तो वो तो इस केस में शुरू में ही हो गया, तो फिर केस खत्म है। जज साहब, 20 लोग ये कह रहे हैं कि इस आदमी ने कत्ल किया है। उसके ऊपर ये आदमी खुद कह रहा है कि हाँ मैंने ही कत्ल किया है। तो फिर अब आप बताइए जज साहब, साबित करने को रह के गया। आपकी बातों से मैं सहमत हूं मिस्टर भारद्वाज। मिस्टर पाठक, जब मुलजिम ने अपना इकबाली जुर्म कबूल कर लिया है और उसका बयान सच्चा साबित हो गया है, तो इस केस को तोल देने का क्या फायदा? मेरे ख्याल से इस केस को यहीं खत्म कर देना चाहिए। जज साहब, कोर्ट का फैसला इस महीने की 13 तारीख को दोपहर 3 बजे होगा। द कोर्ट इज एडजर्न। अरे केडी साहब, केडी साहब, अब ये मत बोलिएगा कि हमने आपको बोलने का मौका नहीं दिया। दिया था, कोर्ट के बाहर। याद है क्या कहा था हमने? केस कब शुरू होगा कब खत्म होगा आपको पता भी ना चलेगा। क्या हुआ है वो जान देते हैं, ना पता हो तो हम बता देते हैं। केस इज ओवर केडी साहब। बहुत ही हैप्पी और सुंदर जर्नी बैक टू मुंबई। सुंदर है। ला भाई, सोनू बेटे। हाँ जी बाप। चल भाई, मेहमान है, सोल वोल उड़ा लीजिए वकील। अरे वकील साहब लीजिए ना। थैंक यू वकील साहब। जी जी। तुमने सोचा होगा कि इस गांव में तुम्हारे आने से हमें बुरा लगा होगा। हाँ, सोचा तो ऐसा ही था। ना जी ना, ऐसी बात ना है। तुम तो हमारे मेहमान हो,
वैसे भी आपने हमारे साथी को उसका केस लड़के बचाने की कोशिश की थी, है ना? जी जी। फिर भी आप हमारे गांव में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच जी, इस आओ भगत का बहुत बहुत धन्यवाद, या कहूं कि जाओ भगत का धन्यवाद। प्रश्न मेरा ये है कि आपको किसने कहा कि मैं जा रहा हूं? भाई वकील साहब, आपका इब इत्ते के काम, मुकदमा खत्म। वैसे भी 2 दिन बाद में फैसला आवेगा। अब ते के कराइते हैं? वैसे जो भी लिखा पढ़त होएगी ना, वो हम आपको मुंबई में पहुंचा देंगे, है ना? अब जाइए जाइए। सरपंच जी, चला जाता मैं, किंतु एक समस्या है। समस्या ये है कि मुझे अब भी ऐसा लगता है कि चांद प्रकाश जी निर्दोष है। उनकी बेटी और दामाद की हत्या किसी और ने की है। अब देखिए, ये समस्या है तो इसका समाधान तो करना पड़ेगा। जैसे ही समाधान हो जाएगा मैं चला जाऊंगा। पाठक जी, मेजबान के कहने से पहले ही अगर मेहमान चलो जावे तो उसको कहते हैं मेहमान, और कहने के बावजूद भी ना जावे उसको कहते हैं शैतान। हाँ, मैं समझ गया, पूरी तरह से समझ गया। आप लोगों के साथ इतना समय गुजारा है तो इतनी समझ तो आ ही जाएगी। वो लाजवंती जी तिजा कर रही थी, जिद कर रही थी कि होटल में मत रहो, आकर के हमारे घर में रहो कुछ दिन हमारे साथ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, कुछ दिन और आप लोगों के साथ रह लेंगे तो थोड़ी सीख और मिल जाएगी। फूल माला आप कृपया कर रखिए अपने पास, जब लौटेंगे तब दे देना, पैसे भी बच जाएंगे। नमस्कार। सांप के पिटारे में हाथ मत डाल के डी। अरे तू क्या जानता है कि जात और पास क्या होती है? अगली बार जब तू आएगा ना तो इन फूलों का रंग बसंती होगा और कपड़े का रंग सफेद। चला जा यहाँ से, चला जा। आई थिंक इनमें से किसी एक गांव वाले ने ही काम किया है, चांद प्रकाश को बलि का बकरा बनाकर खुद अपना जुर्म छुपा। जानता हूँ, लेकिन इनकी पोल खोलने के लिए ये जरूरी है कि चांद प्रकाश जी अपनी बेगुनाही कबूल करें, नहीं तो अदालत में मेरी हर दलील व्यर्थ हो जाएगी। गुनहगार से गुनाह कबूल करवाऊं उससे पहले चांद प्रकाश जी से उनकी बेगुनाही कबूल करवानी होगी। अगर कोई कुछ नहीं कहना चाहता तो ये अदालत चांद प्रकाश के खिलाफ अपना फैसला सुनाने जाती है। मैं कुछ कहना चाहूंगा। अब के कहना चाहो? यू कैन प्रोसीड मिस्टर केडी। चांद प्रकाश की हत्या के दिन क्या पहना था आपने? वस्त्र क्या थे आपके? अरे वकील साहब, ऐसे ही कुर्ता पहना था और धोती पहनी थी। यही कुर्ता? हाँ, यही था। तो साहब, मैं सोनू लाल को गड़खरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। सोनू, आपने बताया था कि आपने चांद प्रकाश जी को पिंकी और सुरेश पर कुल्हाड़ी से वार करते हुए देखा। कितनी दूरी पर थे चांद प्रकाश जी जब उन्होंने कुल्हाड़ी से वार किया था? दूरी के तो पकड़ पकड़ के बाहर कर रहे थे। तो स्पष्ट बात है कि जब कुल्हाड़ी से वार हुआ था तो खून की बौछार हुई होगी। अरे चारों तरफ खून ही खून था, साव मारे से तो देखा ना गया। अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे हुआ कि इस कुर्ते पर एक भी खून का छींटा क्यों नहीं? अरे इतना अंधेरा था वहां, हमारा ध्यान आ गया कुर्ते उड़ते पे। जज साहब, ये क्या जरूरी है कि कुर्ते पे अगर खून ना है तो खून हुआ ही ना? भरद्वाज जी, उस कमरे की दीवारों तक खून के छींटे पड़े थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कुर्ते पर एक भी छींटा नहीं, बिल्कुल बेदाग है? हो सकता है चांद प्रकाश जी बताना भूल गया और बदल लिया हो। जी साहब, हम आपको बताना भूल गए कि उस रात बोरे में लाश डालने के बाद हमने कुर्ता बदल दिया था। साहब जी, गलती हो गई हमसे।
आपकी पत्नी लाजवंती जी का कहना है कि आप इसी कुर्ते में घर से गए थे और इसी कुर्ते में लौटे। जज साहब, इस केस में पत्नी की गवाही ना मानी जाएगी। काहे से उसका मतलब साफ है, किसी भी तरह पति को बचाना। कुर्ते का कोड़ा छोड़िए केडी साहब, कुछ और है तो अदालत को बताइए। हत्या का शस्त्र जज साहब, वो कुल्हाड़ी जिससे पिंकी और सुरेश की हत्या हुई थी। जज साहब वो कुल्हाड़ी। भाई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो कुल्हाड़ी नदी के तल्ले में है, जब गोधाखोरों को मिलेगी तो ले आवेंगे। जज साहब मैं कपिल को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। कपिल, जब चांद प्रकाश जी हाथों में कुल्हाड़ी लिए अपने घर से निकले तब आप वहीं उपस्थित थे? जी बिल्कुल। आपने इनके हाथों में कुल्हाड़ी देखी? जी। आप पहचान सकते हैं उस कुल्हाड़ी? जी हमारे सामने ही तो उठाई थी। तो अदालत को बताइए कपिल जी कि इन तीनों कुल्हाड़ी में से किस प्रकार की कुल्हाड़ी इनके हाथों में थी? जी वो बीच वाली। बीच वाली ऐसी? जी। जज साहब मैं कपिल के कथन से सहमत हूं, क्योंकि चांद प्रकाश जी के घर वालों का कहना है कि इनके पास जो कुल्हाड़ी थी वो बिल्कुल ऐसी ही थी। भाई बहुत सुंदर पाठक जी, आपके कुल्हाड़ी की कंपनी वालों से भी पता लगवाओगे? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है भरद्वाज जी। जज साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहना है कि पिंकी के शरीर पर जो घाव थे वो 6 इंच के धार वाली कुल्हाड़ी से की गई थी, और ये कुल्हाड़ी योर ऑनर, जिस तरह की कुल्हाड़ी चांद प्रकाश जी के घर में थी वो 4 इंच के धार वाली है, और 4 इंच के धार वाली कुल्हाड़ी से 6 इंच का घाव नहीं हो सकता जज साहब। तो आपको लगता है कि 6 इंच और 4 इंच की वजह से आप इस पूरे केस को हिला देंगे? भाई बहुत सुंदर है जज साहब। किडी साहब 1 मिनट, कुल्हाड़ी थोड़ी। हाँ तो जज साहब, ये 4 इंच की धार वाली कुल्हाड़ी और ये किया मैंने वार। चार इंच की धार वाली कुल्हाड़ी और 6 इंच का वार। कड़ी साहब और कुछ कहना है आपने पाठक जी? मिस्टर पाठक, कोई और सबूत? नहीं योर ऑनर, इस समय मेरे पास और कोई सबूत नहीं। अरे केडी साहब, कुछ सोचिए समझिए, कुछ बाकी हो तो बोल दीजिए। हैं? अभी अदालत का टाइम बाकी है, 5 मिनट है पूरे। सोचिए, आप इतने अनुभवी लॉयर, कुछ और नहीं सूझ रहा तो कोई किस्सा कहानी सुना दीजिए। हैं? हम लोगों का मनोरंजन भी हो जाएगा। क्यों भाई लोगों ने क्या कहते हो? केडी साहब, वरना लोग कहेंगे कालकोरा वालों ने केडी साहब को बंबई से इतनी दूर बुलाया और बोलने का मौका तक ना दिया। ठीक है भरद्वाज जी, अगर आप कह रहे हैं कि अदालत समाप्त होने में अब भी 5 मिनट बाकी है, और अगर आप आग्रह कर रहे हैं कि मैं कहानी सुनाऊं, सुनाता हूं। ये कहानी मेरे किसी रोमांचक केस के बारे में नहीं, न ही किसी सनसनीखेज घटना के बारे में। एक साधारण सी कथा है, एक पिता और उसके 3 वर्षीय छोटी नन्ही सी बच्ची की। वो बच्ची जिसे तब तक नींद नहीं आती जब तक वो अपने पिता के दाहिने कंधे पर सर रखकर नहीं सोती,
और तब भी अगर नींद नहीं आती तो पिता उसे गोद में उठाकर सीने से लगाकर रात भर आंगन में टहलते, बार बार वही लोरी सुनाते जिसे गाते हुए न पिता कभी थका न सुनते हुए बेटी थकी। अपनी वर्षों से बढ़ाई हुई मूंछ को केवल इस कारण काट दिया था कि वो मूंछ उस बच्ची को चुभती थी। समय भी था, 8 साल की थी बच्ची जब गांव में अकाल पड़ा। घर में खाने को अन्न का दाना नहीं। वो बच्ची अपनी गुड़िया लेकर, जिस गुड़िया का नाम बड़े प्यार से नीलम रखा था, उस गुड़िया को लेकर अपने पिता के पास गई और कहा कि बापूजी, मां के कंगन के साथ इस गुड़िया को भी बेच दीजिए, घर में थोड़े और पैसे आ जाएंगे। कुछ समय और बीता, वो बच्ची 13 साल की हुई। स्कूल में निबंध का कार्य दिया गया। निबंध का विषय था मेरे जीवन में सबसे प्रिय, और हर छात्र ने अपने मां पर निबंध लिखा। सिर्फ उस बच्ची ने लिखा, मेरे प्रिय बापूजी। 17 साल की थी वो बच्ची जब पड़ोस के मुंडेर से गिर गई और माथा फट गया। बच्ची को अपने कांधों पर उठाकर भरी धूप में दौड़ते हुए कोसों दूर अस्पताल में लेकर गए उसके पिता। डॉक्टर से बोले कि मेरे शरीर के लहू की आखिरी बूंद निकाल लो, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी लाडो को बचा लो। उस बच्ची के लिए उसका संसार उसके पिता थे, और पिता कभी उस बच्ची के माथे पर शिकन नहीं देख सकते थे। कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। कभी उसके शरीर पर छोटी सी खरोंच नहीं देख सकते थे। जज साहब, ये पिंकी के मृत शरीर की कुछ तस्वीरें हैं। पहला वार उनके कंधे पर किया गया था। घाव के साथ साथ कंधे की हड्डी भी टूट गई। दूसरे वार से हाथ की सारी नसें कट गई, लहू की बौछार हो गई। तीसरे वार से जज साहब पेट पूरी तरह से चीर दिया गया। मेरी लाडो, मेरी लाडो, मेरी बच्ची। चंद प्रकाश जी, मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं कि आप जाने अनजाने में अपनी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते। नहीं मान सकता मैं। नहीं मारा मैंने अपनी बच्ची को। नहीं मारा मैंने अपनी बच्ची को। अरे मैं तो
मेरी बच्ची लाडो। अरे अपने बापू पे भरोसा नहीं किया तूने बेटा।